आज हम लॉर्ड ऑफ ऑल रेल्म्स के एपिसोड 146, 147, 148, 149, 150 को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। नित्यान ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखा, हथेलियां एक दूसरे के सामने थी, और उसने अपनी मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को संघनित किया, जिससे वह स्वयं को केंद्र में रखते हुए अराजक, घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र को बाहर की ओर विस्तारित करने लगा। धीरे धीरे उसकी हथेलियों के बीच एक असामान्य उभार पैदा हो गया। एक बार जब वह उछाल पैदा हुआ, तो वह पानी की लहरों की तरह तेजी से अपने आसपास की ओर फैल गया। क्या झेंग बिन, जो अब उससे कई मीटर की दूरी पर खड़ा था, उसने उस अजीब ऊर्जा उछाल को महसूस करते ही अपनी आंखें बड़ी कर ली। 1 मीटर, 2 मीटर। नित्यान ने चुपचाप अपने दिल में गिनती की, क्योंकि वह उस सीमा को अच्छी तरह से महसूस कर रहा था जिसे चुंबकीय क्षेत्र ने कवर किया था। उस समय उसे एहसास हुआ कि भले ही झेंग बिन उससे दूरी बनाए हुए था, फिर भी वह 5 मीटर के दायरे में था। नित्यान ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उसे एक अर्थपूर्ण नजर से इशारा किया कि वह थोड़ा और दूर चले जाए। उसका संकेत पाकर झेंग बिन बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। झेंग बिन के चेहरे पर गंभीरता की झलक दिखाई दी। दरअसल उसे नित्यान के संकेत की जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है, वह पहले से ही दूर जाने की तैयारी कर चुका था। घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र के क्रमिक विस्तार के बाद वह चुंबकीय क्षेत्र के उसे घेरने से पहले ही भय से कांपने लगा था, क्योंकि उसकी सहज बुद्धि ने उसे पहले ही बता दिया था कि उस क्षेत्र में कुछ मंडरा रहा है। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो झेंग बिन ने चुंबकीय क्षेत्र के भीतर के रहस्यों की जांच करने के प्रयास में अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि जैसे ही उसकी मानसिक शक्ति उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश की, झेंग बिन को अचानक सिर में तेज दर्द और क्षणिक चक्कर का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति उसकी आत्मा को झकझोर रही हो। इस भावना ने उसे भयभीत कर दिया और उसने उसी क्षण पीछे कदम बढ़ा दिए जब नित्यान ने उसे ऐसा करने का संकेत दिया। जब वह नित्यान से 10 मीटर दूर हुआ, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी जब उसने अपनी नजर नित्यान पर टिका दी। हालांकि अब वह उस चुंबकीय क्षेत्र के रहस्यों को जानने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करने का साहस नहीं कर सका। 5 मीटर। जल्द ही नित्यान ने अपनी मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति से जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया था, वह 5 मीटर की सीमा तक पहुंच गया। हालांकि यह अभी भी नित्यान की सीमा नहीं थी। यदि वह चाहता तो अपनी मानसिक शक्ति से इसे और अधिक बढ़ा सकता था और चुंबकीय क्षेत्र की सीमा को 10 मीटर तक बढ़ा सकता था। हालांकि ऐसा करने से उसकी लगभग सारी मानसिक शक्ति समाप्त हो जाएगी, और जब जियापेंग आएगा तो उसके पास अपने गुरु द्वारा दी गई वस्तुओं का उपयोग करने के लिए पर्याप्त मानसिक शक्ति नहीं होगी। इसलिए उसने 5 मीटर की सीमा बनाए रखी। हालांकि जैसे ही वह चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार रोकने वाला था, उसने अचानक अपने आध्यात्मिक सागर में बदलाव महसूस किया। धीरे धीरे उसके आध्यात्मिक सागर में ज्वाला शक्ति के छोटे भंवर से ज्वाला शक्ति की एक के बाद एक धाराएं प्रवाहित होने लगी। ज्वाला की शक्ति चुपचाप उसकी शिरोबिंदु में प्रवेश कर गई, उसकी हथेलियों तक प्रवाहित हुई तथा चुंबकीय क्षेत्र में समा गई। ज्वाला शक्ति के तंतु प्राप्त करने के बाद मूल रूप से अव्यवस्थित चुंबकीय क्षेत्र तुरंत और भी अधिक हिंसक और अराजक हो गया। ये ज्वाला शक्ति की केवल एक छोटी सी मात्रा थी। हालांकि इसे चुंबकीय क्षेत्र में जोड़ने के बाद ऐसा लगा कि इसने चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है। यह क्या है? आश्चर्यचकित होकर नित्यान ने अपनी आत्मा से चुंबकीय क्षेत्र की जांच की और विचार करना शुरू कर दिया। चुंबकीय क्षेत्र के अव्यवस्थित होने का कारण यह है कि यह मेरी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित है। 3 अलग अलग प्रकार की शक्तियां एक दूसरे के साथ विलीन और आपस में गुंथी हुई हैं, जिसने चुंबकीय क्षेत्र को हिंसक बना दिया है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति और ज्वाला शक्ति की उत्पत्ति समान है, फिर भी उनकी अपनी अनूठी विशेषताएं और गुण हैं। सख्ती से कहें तो ज्वाला शक्ति को चौथी प्रकार की शक्ति माना जाना चाहिए। केवल थोड़ी सी लौ शक्ति चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को बड़े पैमाने पर बढ़ाने में कामयाब रही। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं और अधिक विभिन्न प्रकार की शक्ति जोड़ूं तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति बढ़ती रहेगी? उसने शीघ्र ही चुंबकीय क्षेत्र के रहस्यों को समझ लिया। चूंकि मेरे पास स्वयं कोई गुण नहीं है, इसलिए मैं अनेक प्रकार के गुणों के साथ अनेक आध्यात्मिक मंत्रों का अभ्यास कर सकता हूँ। एक अलग विशेषता के हर आध्यात्मिक मंत्र को मेरे पास मौजूद एक अलग प्रकार की शक्ति के रूप में माना जा सकता है। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में कई अलग अलग प्रकार की शक्तियों को भर दूं, तो क्या इससे चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और भी अधिक नहीं बढ़ जाएगी?
उसकी आंखें चमक उठी जब उसने चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को लगातार बढ़ाने का तरीका खोज लिया। उसी समय पृथ्वी छलनी के क्षेत्र से जियापेंग ने एक बार फिर अपने मोटे शरीर को हवा में उछाल दिया। जैसे ही जियापेंग उसके और करीब आया, झेंग बिन को आखिरकार उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। ये वाकई वही है। नितियान और झेंग बिन के चारों ओर कई पत्थर बिखरे हुए थे। दोनों जानबूझकर नीचे झुके हुए थे ताकि जियापेंग उन्हें हवा से न देख सके। नितियान ने गहरी सांस ली और तुरंत अपना मन साफ किया। वह लगभग आ ही गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने कंगन से दो चीजें निकाली। पहला एक ताबीज था जिसे जीवन रक्षक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, और दूसरा एक पारदर्शी चमकदार आइस ब्लास्ट पल था जो लगातार एक ठंडी आभा छोड़ता था। वू जी के अनुसार ये ताबीज एक दिवंगत महान स्वर्ग विशेषज्ञ के पूर्ण आक्रमण को निष्प्रभावी कर सकता है और इस प्रकार उसकी जान बचा सकता है। उसके पास कुल 3 ताबीज थे और आइस ब्लास्ट पल की तरह ही वे सभी एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं थीं। उसे इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई महत्वपूर्ण क्षण न हो। आखिरकार जियापेंग एक मध्यम महान स्वर्ग मंच विशेषज्ञ था। नितियान को उसके हमलों से बचने का भरोसा नहीं था अगर वह ताबीज का उपयोग नहीं करता। इसके अलावा ये पहली बार था कि वह किसी पर अराजक घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि यह कितना शक्तिशाली होगा और क्या वह इसके साथ जियापेंग के हमले को रोक पाएगा। उसे ये भी नहीं पता था कि आइस ब्लास्ट पल दुश्मन को किस तरह का नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उसने उस समय इसे फेंकने का फैसला किया जब जियापेंग आइस ब्लास्ट पल की हमलावर सीमा में प्रवेश कर गया। दिखाओ। गोलमटोल जियापेंग एक बार फिर उतरा और आगे की ओर उछला। इस बीच जियापेंग की मानसिक जागरूकता एक घने जाल की तरह थी जो उसके आसपास के वातावरण में फैल रही थी। अपने मध्य महान स्वर्ग साधना आधार के साथ उसकी मानसिक जागरूकता की सीमा नितियान से कहीं अधिक थी। खैर, आखिरकार कुछ जीवन आभाएं। जियापेंग मुस्कुराया और उसकी छोटी आंखों से निर्दयी उत्साह फूट पड़ा। नितियान और झेंग बिन जिस प्रिज्मीय उल्का पर थे उस पर ठंडेपन से देखते हुए उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या आपको वास्तव में लगता है कि चट्टानों के पीछे छिपना कारगर होगा? केवल छोटे स्वर्ग साधना आधारों के साथ स्वर्ग द्वार में प्रवेश करते हुए आपके मन में मृत्यु की इच्छा होनी चाहिए। बुदबुदाते हुए जियापेंग का डगमगाता शरीर सीधे उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां नितियान और झेंग बिन थे। वह हमारी ओर आ रहा है, झेंग बिन ने धीमी आवाज में नितियान को याद दिलाया। हाँ, नितियान ने सिर हिलाया और कहा, झेंग बिन, थोड़ा और दूर हटो और मुझसे 50 मीटर की दूरी बनाए रखो। मैंने आइस ब्लास्ट पल की शक्ति का परीक्षण नहीं किया है जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, इसलिए मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूँ। झेंग बिन आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी से पीछे की ओर चला गया, जैसे उसने पहले सुना था कि आइस ब्लास्ट पल कितना शक्तिशाली था। ये देखकर कि जियापेंग सीधे उन पर हमला कर रहा था, नितियान को एहसास हुआ कि वे पहले ही बेनकाब हो चुके थे। उसने छिपना बंद कर दिया। वह आत्मविश्वास से बड़ी चट्टान के पीछे से बाहर आया, सीधे जियापेंग के सामने। कुछ ही सेकंड बाद जियापेंग की भयावह चालाक हंसी गूंज उठी। उसके चेहरे पर चर्बी उत्साह से कांप रही थी। चाहे तुम कहीं से भी आए हो, स्वर्ग के द्वार पर छोटे स्वर्ग के साधना के आधार पर कदम रखने से तुम लड़ाकू श्रृंखला में सबसे नीचे रहोगे। तुम दोनों के लिए केवल एक ही रास्ता खुला है, विलुप्त होने का रास्ता। धमाका। मोटा जियापेंग अचानक तेजी से आगे बढ़ा और मानव तोप के गोले की तरह सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ा। एक के बाद एक समय समय पर उसके भीतर से पीली रोशनी के धागे फूटते रहे जो उसे गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने में मदद करते प्रतीत हुए, जिससे उसके उड़ते हुए शरीर को नीचे उतरने से काफी हद तक रोका जा सका। पृथ्वी गुण, पृथ्वी शक्ति। एक ही नजर में नितियान बता सकता था कि जियापेंग की साधना विशेषता पृथ्वी थी, जो 5 मूलभूत तत्वों में से एक है। जो लोग पृथ्वी से जुड़ी आध्यात्मिक शक्ति का विकास करते हैं वे अपने लिए गुरुत्वाकर्षण को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वाला स्वर्ग के दायरे से बहुत दूर ऐसे बर्फीले तारों वाले आकाश में गुरुत्वाकर्षण पहले से ही बहुत कमजोर था। इन सभी कारकों ने जियापेंग को लंबे समय तक हवा में रहने की अनुमति दी। जब जियापेंग उससे केवल 100 मीटर की दूरी पर था, नितियान ने अचानक अपनी कसकर पकड़ी हुई आइस ब्लास्ट पल को बाहर फेंक दिया। दिखाओ। बर्फ का विस्फोट मोती एक ठंडी रोशनी की किरण में बदल गया, जो एक सफेद बर्फीली पूंछ के साथ जियापेंग की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। नितियान ने पहले ही आइस ब्लास्ट पल के अंदर अपनी मानसिक जागरूकता की एक झलक छाप दी थी। जब आइस ब्लास्ट पल जियापेंग तक पहुंचने वाला था,
तो उसके दिल में एक भयंकर लड़ाकू भावना उठी और उसने चिल्लाते हुए कहा, विस्फोट। अगले ही क्षण बर्फीली रोशनी से चमकता हुआ आइस ब्लास्ट पर तुरंत ही हजारों बर्फीली प्रकाश किरणें उगलने लगा। उस छोटे आइस ब्लास्ट पर से अनगिनत बर्फीले टुकड़े और बर्फीली धारें भी निकली, जिससे वह क्षेत्र पूरी तरह भर गया जिसमें जियापेंग था। क्रंच। इसके तुरंत बाद चमकीले बर्फीले टुकड़े और बर्फीली पत्तियों ने एक बवंडर का रूप ले लिया, जो जल्द ही बर्फीले तूफान में बदल गया और जियापेंग को अपनी चपेट में ले लिया। रोर। बर्फीले तूफान में जियापेंग एक मरते हुए सुअर की तरह चिल्लाया क्योंकि उसके मोटे शरीर की त्वचा तुरंत फट गई थी। घूमते हुए बर्फ के टुकड़े और बर्फ की पत्तियां एक विशाल बर्फीले तूफान में बदल गईं, जिसने पूरे आकाश को भर दिया। तूफान के बीच में जियापेंग के शरीर से खून टपक रहा था और उसके शरीर से फटे हुए मांस के टुकड़े बाहर निकल रहे थे। बर्फ विस्फोट। मोती। नित्यान की अभिव्यक्ति चमक उठी, क्योंकि वह उस शक्ति के प्रति कुछ भयभीत हो गया था जो कि तुच्छ प्रतीत होने वाले ठंडे मोती द्वारा मुक्त की गई थी। ये केवल मुट्ठी के आकार का था। हालांकि विस्फोट के बाद इसने हजारों चमकीले जगमगाते बर्फ के टुकड़े और बर्फ की पत्तियां बाहर फेंकी थी। वे न केवल अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण थे, बल्कि उनमें भयंकर हिम शक्ति भी थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि चून की तारों वाली नदी ठंडी और उजाड़ थी, इसलिए आइस ब्लास्ट पल अपनी शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में सक्षम था। हालांकि जियापेंग, जो मध्य महान स्वर्ग चरण में था और पृथ्वी आधारित आध्यात्मिक मंत्रों का अभ्यास कर रहा था, अभी भी नित्यान से 100 मीटर की दूरी पर था। उसका पूरा शरीर पहले से ही बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। नित्यान के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। मास्टर ने मेरे लिए जो चीजें तैयार की हैं, वे वाकई कमाल की हैं। जियापेंग को देखकर, जो बर्फ के विस्फोट के भीतर बुरी तरह चिल्ला रहा था, वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। झेंग बिन, जो किनारे पर खड़ा था, वह भी आइस ब्लास्ट पर से हुए नुकसान को देखकर आश्चर्यचकित था। उसने बर्फ के विस्फोट मोती की भयानक शक्ति के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। इस बार आइस ब्लास्ट पल के कारण उत्पन्न बर्फीले तूफान ने उसे वास्तव में यह समझा दिया कि इसकी इतनी भयावह प्रतिष्ठा क्यों थी। हफ हफ हफ। जैसे ही नित्यान चुपके से मुस्कुराया, एक राख पीली आभा अचानक जियापेंग को घेर लिया, जो बर्फीले तूफान के बीच में था। यह आभा जियापेंग की पृथ्वी से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति से बनी थी, जो मजबूत और तीव्र थी। क्रैक क्रैक। बर्फीले तूफान की ठंडी शक्ति राख पीली आभा के साथ मिल गई, जिससे कान को चीर देने वाली आवाज गूंजने लगी। यद्यपि जियापेंग भूत की तरह चिल्ला रहा था और उसे काफी चोट भी लगी थी, फिर भी उसने धीरे धीरे खुद को स्थिर कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसने जो अत्यंत ठोस शक्ति छोड़ी थी, उसने उसके चारों ओर के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को जबरदस्ती बदल दिया था। जब गुरुत्वाकर्षण बल अचानक दोगुना हो गया, तो हवा में मंडरा रहा बर्फीला तूफान अचानक नीचे गिर गया। नित्यान के मन में अचानक अंतरिक्ष के दहने का अजीब एहसास हुआ, जिससे उसे एहसास हुआ कि कुछ होने वाला है। ये वही क्षण था जब जियापेंग की छोटी आंखें अचानक नित्यान पर चमक उठी, क्योंकि वह बर्फीले तूफान के कारण अस्थायी रूप से मुक्त हो गया था। दिखाओ। अगले ही क्षण उसका मोटा शरीर बर्फीले तूफान के बंधनों और प्रभावों से पूरी तरह अप्रभावित हो गया। उसका खून बेकाबू होकर जमीन पर टपकने लगा। अचानक वह नित्यान की ओर दौड़ा। खून की उन बूंदों से खूनी बारिश की बूंदें जैसी लग रही थी। मर जाओ। जियापेंग दहाड़ा। वह एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह था जो मरने के कगार पर था और वह पागलों की तरह दौड़ रहा था। उस क्षण उसके पीछे का बर्फीला तूफान धीरे धीरे समाप्त हो गया, मानो उसने बहुत ही कम समय में अपनी सारी शक्ति समाप्त कर ली हो। काफी दूरी पर खड़े झेंग बिन के चेहरे पर अचानक चमक आ गई और वह नित्यान को चेतावनी देने के लिए चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका, सावधान रहो, नित्यान। ठीक है, नित्यान ने उत्तर दिया। वह पहले से ही गुप्त रूप से तैयारी कर रहा था। उसकी हथेलियां पहले से ही एक दूसरे के सामने थीं और उसके हाथों के बीच की हवा पहले से ही हाथ की मुहर के कारण बदल रही थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसने हाल ही में ज्वाला आत्मा मंत्र सीखा था और उसके द्वारा जियापेंग को चोट पहुंचाना उसके लिए लगभग असंभव था। उसके पास मौजूद सभी तकनीकों में से अराजक घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र ही एकमात्र ऐसी तकनीक हो सकती है जो जियापेंग को प्रभावित कर सकती है। आइस ब्लास्ट पल का इस्तेमाल करने के बाद अगला काम जियापेंग को और अधिक थका देना था। इसके अलावा अभी भी एक सबसे विस्फोटक तकनीक थी जिसका वह उपयोग कर सकता था, क्रोधपूर्ण मुट्ठी का प्रहार। वह पहले से ही गुप्त रूप से अपनी शक्ति इकट्ठा कर रहा था। वह बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि जियापेंग अराजक
घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र में हमला करे और फिर जब वह प्रभावित हो जाए तो उस पर हमला करे। वूश। नीतियान एक चुंबकीय क्षेत्र में घिरा हुआ था जो मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, मांस शक्ति और ज्वाला शक्ति के मिश्रण से बना था। ये तेजी से हिंसक और अव्यवस्थित होता जा रहा था। इस बीच चुंबकीय क्षेत्र नीतियान की मानसिक स्थिति के अनुसार खुद को समायोजित कर रहा था। दिखाओ। जियापेन का मोटा शरीर अंततः आकाश में फैल गया और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। पृथ्वी का कोर विखंडन। जैसे ही उसने जोर से चीख मारी, उसकी 10 अंगुलियों से राख पीले प्रकाश की अनेक किरणें निकली, जो बहती हुई रिबन जैसी लग रही थी। उन प्रकाश किरणों में एक अजीब ऊर्जा थी जो गुरुत्वाकर्षण को बदल सकती थी और पृथ्वी के केंद्र में भारी परिवर्तन ला सकती थी। हालांकि जैसे ही वे नीतियान के चारों ओर अंतहीन घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए, सभी प्रकाश किरणें गायब हो गईं। इतना ही नहीं, बल्कि नीतियान के अराजक घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्रकार की शक्ति जुड़ गई। जाहिर है, वह शक्ति राख पीले प्रकाश से आई थी, जो कि और कुछ नहीं बल्कि जियापेन की पृथ्वी से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति थी। राख पीले प्रकाश की आभा के रेशे घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रकार की शक्तियों के साथ गुंथने लगे। न केवल नवप्रवेशित ऊर्जा ने चुंबकीय क्षेत्र को शांत किया, बल्कि उसके उन्माद को और भी बढ़ा दिया। क्या जमीन पर भारी रूप से गिरने के बाद जियापेन को अचानक महसूस हुआ कि उसने उस आध्यात्मिक शक्ति से संपर्क खो दिया है जिसे उसने मुक्त कर दिया था। जब उसने पाया कि वह अब गुरुत्वाकर्षण से नहीं लड़ सकता और अनियंत्रित रूप से जमीन की ओर उतर गया, तो जियापेन के दिल में हल्का सा डर पैदा हो गया। जियापेन को जैसे ही खतरा महसूस हुआ, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह क्या है? उसने हवा में बने रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह जल्दबाज व्यक्ति नहीं था। जब उसे प्रतिकूल परिस्थिति का आभास होता तो वह सहज रूप से पीछे हटना चाहता था। दुर्भाग्यवश जब वह नीतियान के ऊपर के क्षेत्र के पास पहुंचा, तो उसने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पर नियंत्रण खो दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने जो पृथ्वी संबंधी आध्यात्मिक मंत्र डाला था, वह गुरुत्वाकर्षण को बदलने में असमर्थ था, थोड़ा सा भी नहीं। धमाका। जैसे ही वह नीतियान के घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र में गिरा, उसका मोटा शरीर अपनी पिछली गति पर चला गया। पूह। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, जियापेन का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। यद्यपि वह मध्य महान स्वर्ग अवस्था में था, फिर भी जैसे ही वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश किया, उसे एहसास हुआ कि उसकी प्रचुर और मजबूत मानसिक शक्ति को घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था। चुंबकीय क्षेत्र की उथल पुथल से प्रभावित होकर उसके मन के भीतर की मानसिक शक्ति भी उन्मत्त और अव्यवस्थित हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मानसिक शक्ति के असंख्य धागे आपस में गुंथने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तथा समय बीतने के साथ साथ और अधिक मजबूत होते जा रहे हैं। महान स्वर्ग साधना आधार के पास होने के कारण उसकी मानसिक शक्ति नीतियान से कहीं अधिक थी। यह मूल रूप से उन तीखे हथियारों में से एक था जिसका उपयोग वह नीतियान को पूरी तरह से मात देने के लिए कर सकता था। हालांकि अब उसकी मानसिक शक्ति का महत्वपूर्ण लाभ ही उसका बोझ बन गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला है और उसका दिमाग उलझन में फंस गया है। यहाँ तक कि उसके मुंह, आंख, नाक और कान से धीरे धीरे खून भी निकलने लगा। रो आर जियापेन पागलों की तरह दहाड़ने लगा और उसने राख पीले आध्यात्मिक शक्ति के विस्फोट छोड़े जो हर दिशा में तीर की तरह थे। हालांकि एक बार जब आध्यात्मिक शक्ति के वे तीखे बाण उनसे छूट गए, तो वे अराजक घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो गए। सभी आध्यात्मिक शक्ति विस्फोटों को एक अज्ञात शक्ति द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अव्यवस्थित रूप से उड़ने के लिए खींचा गया था, जिसके कारण उन्मत्त चुंबकीय क्षेत्र तेजी से भयावह होता जा रहा था। जियापेन को पता चला कि उसने खुद पर से नियंत्रण पूरी तरह खो दिया है। न केवल उसकी मानसिक शक्ति, बल्कि उसका आध्यात्मिक सागर भी उन्मत्त और अराजक हो गया था, मानो वह पूरी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का शिकार हो गया हो। जब उसने पाया कि उसके द्वारा छोड़े गए पृथ्वी भाले नीतियान तक पहुंचने में असमर्थ थे, तो उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने आध्यात्मिक समुद्र को नियंत्रित करने पर केंद्रित करने का निर्णय लिया और अब कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाने का साहस नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे स्वयं को उस विचित्र चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल ढालने का प्रयास किया। नीतियान, जो किसी भी क्षण क्रोध से मुक्का मारने के लिए तैयार था, उसने देखा कि जियापेन के 7 छिद्रों से खून बह रहा था। अप्रत्याशित रूप से उसने पहले संभावित क्षण में हमला नहीं किया।
उसने मन ही मन सोचा कि भले ही जियापेंग के पास मध्य महान स्वर्ग स्तर का साधना आधार था, लेकिन जैसे ही वह चुंबकीय क्षेत्र में गिरा, उसके 7 छिद्रों से खून बहने लगा। इसके अलावा जियापेंग द्वारा छोड़े गए राख पीले रंग के आध्यात्मिक बल के विस्फोट भी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हुए और अव्यवस्थित रूप से उड़ने लगे। जियापेंग के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि जियापेंग खुद धीरे धीरे खुद पर नियंत्रण खोता हुआ प्रतीत हुआ। वह कोई भी कदम उठाने की जल्दी में नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि एक बार जब वह अपनी पूरी ताकत से भयानक मुक्का मारेगा, तो वह शक्तिहीन हो जाएगा। चूंकि वह ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र से बहुत दूर एक तारों वाली नदी में था, इसलिए खतरा कहीं भी छिपा हो सकता था, और झेंगबिन ने उसका पूरा विश्वास हासिल नहीं किया था। वह अपनी ताकत को यथासंभव लंबे समय तक बचाए रखना चाहता था। इससे पहले कि जियापेंग उसे कोई खतरा दिखा सके, वह कोई कदम उठाने के लिए उत्सुक नहीं था। वूश वूश अराजक घुमावदार चुंबकीय क्षेत्र में खड़े होकर जियापेंग ने नितियान को घूर कर देखा। उसने पहले ही उस चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल होने के लिए कई तरीके आजमाए थे। हालांकि उन्होंने जिन विभिन्न तरीकों के बारे में सोचा था, वे सभी चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिरोध करने या उसके अनुकूल होने में असमर्थ साबित हुए। अंततः उसने हार मान ली। उसके सिर में दर्द धीरे धीरे उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसके मुंह, नाक और कान से और भी ज्यादा खून बहने लगा। उसने अचानक अपनी जीभ की नोक को काट लिया ताकि वह उस चुभने वाले दर्द का इस्तेमाल करके खुद को शांत रख सके। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर पीछे की ओर कदम बढ़ाया और उस अजीब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की। जियापेंग के इरादों को समझते हुए नितियान आखिरकार चालाक मुस्कान के साथ उसके पास पहुंचा। क्या तुम अब जाना चाहते हो? फिर भी उसने उस पर हमला करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय वह जियापेंग के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का परीक्षण करना चाहता था और उसके भीतर छिपे सच्चे रहस्यों को जानना चाहता था। चूंकि जियापेंग उस पर हमला करने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह चुंबकीय क्षेत्र के भीतर अराजकता को और अधिक करीब से देख और महसूस कर सकता था। उस क्षण वह चुंबकीय क्षेत्र के गहन सत्य को जानने के लिए उत्सुक हो गया। इतनी जल्दी मत जाओ, अब जब तुम यहाँ हो, तो हमें कुछ समय बिताना चाहिए और बात करनी चाहिए, नितियान ने चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि वह धीरे धीरे जियापेंग के पास गया, उसके सामने रुक गया और जिस रास्ते से वह भागने की कोशिश कर रहा था उसे रोक दिया। चले जाओ मुझसे दूर। जियापेंग का चेहरा खून से लथपथ था और उसका चेहरा भयावह था। उसके मुंह, नाक और कान से लगातार खून बह रहा था। इस समय तक वह अराजक चुंबकीय क्षेत्र से सचमुच भयभीत हो चुका था। उसने पाया कि वह इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। चाहे उसने खुद को नियंत्रित करने की कितनी भी कोशिश की हो, वह चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का मुकाबला नहीं कर सका। इस प्रकार उसके पास यथाशीघ्र भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जब उसने भागने की कोशिश की, तो नितियान, वह युवक जिसे वह शुरू में बहुत कम महत्व देता था, ने अप्रत्याशित रूप से उसके रास्ते में आने का दुस्साहस किया। उसकी रक्तवर्ण आंखें उन्माद और क्रोध से भरी हुई थीं। नितियान ने धीरे से गुनगुनाया और उसकी आंखों में उत्साह की एक रोशनी दिखाई दी। फिर वह हंसने लगा। उसने अभी एक और खोज की है। जैसे जैसे समय बीतता गया, अराजक चुंबकीय क्षेत्र जो मूलतः 5 मीटर व्यास का था, सिकुड़कर 3 मीटर की सीमा तक पहुंच गया। 3 मीटर की सीमा पहले से ही थोड़ी असुरक्षित थी, क्योंकि जियापेंग, जिसे नितियान से दूर जाने में कठिनाई हो रही थी, केवल मुश्किल से ही इसके घेरे में था। हालांकि उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि 3 मीटर का चुंबकीय क्षेत्र उसके साथ साथ चल सकता है, ताकि जियापेंग का रास्ता रोका जा सके। इस बीच जब वह इधर उधर घूम रहा था तो 3 मीटर की परिधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब नितियान जियापेंग के पास पहुंचा, तो उसके चारों ओर का अराजक चुंबकीय क्षेत्र उसके कदमों का अनुसरण करने लगा। नितियान की स्थिति में बदलाव के कारण जियापेंग, जो चुंबकीय क्षेत्र छोड़ने वाला था, एक बार फिर इसके केंद्र में था। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा नितियान के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा। जब तक वह आगे बढ़ता रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उसके साथ साथ बदलता रहेगा। इस खोज ने उसे रोमांच से भर दिया। इसका मतलब था कि एक बार चुंबकीय क्षेत्र बनाने के बाद उसे अपने मूल स्थान पर नहीं रहना पड़ेगा। वह स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकेगा और अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ सकेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र सदैव उसका पीछा करेगा। नितियान मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। ये बहुत बढ़िया है। अचानक उसने जियापेंग की गर्दन की ओर हाथ बढ़ाया, जो पहले से ही उसके हाथ की पहुंच में थी। उसकी 5 अंगुलियों से उज्ज्वल आध्यात्मिक आभा प्रवाहित हुई और उसकी बाह धीरे धीरे उमड़ती हुई मांस शक्ति से भर गई,
तथा उसमें से नसें उभरने लगी। उसकी पूरी भुजा भयानक शक्ति से भरी हुई थी। चले जाओ, जिया पेंग पागलों की तरह दहाड़ा। उसी समय राख पीले आध्यात्मिक आभा की एक परत अचानक उसे घेरने के लिए बाहर निकली। पृथ्वी कवच। राख पीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति में मजबूत और समृद्ध पृथ्वी शक्ति थी जो उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती थी। अपने महान स्वर्ग साधना आधार को ध्यान में रखते हुए जिया पेंग का मानना था कि सुरक्षा कवच इतना मजबूत था कि वह छोटे स्वर्ग चरण के साधक के किसी भी हमले का सामना कर सकता था। नित्यान की तो बात ही छोड़ी, जो अभी केवल लघु स्वर्ग अवस्था में था। फिज। हालांकि जैसे ही ढाल का निर्माण हुआ, यह अराजक चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकृत हो गया। ढाल के भीतर की शक्ति तुरंत टुकड़ों में टूट गई और राख पीले प्रकाश कणों में बदल गई, जो शीघ्र ही चुंबकीय क्षेत्र में विलुप्त हो गए। जिस सुरक्षात्मक आवरण को बनाने में जिया पेंग ने भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च की थी, वह पलक झपकते ही गायब हो गया। उस समय नित्यान का हाथ अदम्य और दृढ़ता से जिया पेंग की गर्दन पर जकड़ गया। उसने अपनी उंगलियां जोर से कस लीं। उसे उम्मीद थी कि वह हड्डियों के टूटने की आवाज सुनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी धातु के खंभे को पकड़ रहा हो। क्या वह मन ही मन आश्चर्यचकित था। हालांकि एक सेकंड के बाद ही उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। जिया पेंग की गर्दन से अचानक राख पीले रंग की आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह हुआ, जो बलपूर्वक नित्यान के हाथ में प्रवेश कर गया और ऊपर की ओर उसकी बाह में चला गया। कुछ ही सेकंड में उसका हाथ एक विशाल चट्टान जितना भारी हो गया जिसका वजन 1000 टन था, जिससे वह शक्तिहीन हो गया। उसके जोड़ों से हल्की चरमराहट जैसी आवाजें आती थीं, जो ऐसा प्रतीत होता था कि वे भारी वजन को सहन करने में असमर्थ थे। अरे! जिया पेंग के खून से लथपथ चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अपनी प्रारंभिक लघु स्वर्ग साधना आधार से मुझे मार सकते हो? अगर यह अजीब चुंबकीय क्षेत्र न होता, तो तुम्हारी तुच्छ शक्ति को देखते हुए मैं तुम्हें एक ही वार में मार सकता था। धमाका। शक्ति का एक और भी अधिक तीव्र प्रवाह उस हाथ में घुस गया जिसका उपयोग नित्यान ने जिया पेंग की गर्दन को पकड़ने के लिए किया था। वह इतना अजेय था जैसे मक्खन को काटने वाला गर्म चाकू। नित्यान का हाथ तुरंत नीचे की ओर झुक गया और वह उसे ऊपर उठाने में असमर्थ हो गया। जिया पेंग ने नित्यान की बाह में जो पृथ्वी शक्ति भेजी थी, वह उसके अंदर पागल हो गई और उसके मांस और शिरोबिंदुओं को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। नित्यान ने एक गहरी कराह भरी, क्योंकि उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। इसलिए उसने जिया पेंग की धरती की शक्ति से खुद को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी। उसे ये भी एहसास हुआ कि जिया पेंग ने उसे धोखा दिया है। जिया पेंग को हमेशा से पता था कि उसके द्वारा बनाई गई ढाल चुंबकीय क्षेत्र में टिक नहीं पाएगी। ये केवल नित्यान को चौंकाने का दिखावा था। उसने ढाल बनाने के लिए ज्यादा धरती की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी असली शक्ति उसकी गर्दन पर ही इकट्ठी थी। वह इंतजार कर रहा था कि नित्यान उसकी गर्दन पकड़ ले, ताकि वह संपर्क के माध्यम से अपनी विनाशकारी शक्ति को नित्यान के हाथ में पहुंचा सके। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि वह अपने अराजक चुंबकीय क्षेत्र के भीतर नित्यान को सफलतापूर्वक नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। जिया पेंग अपनी आंखों में चालाकी भरे भाव के साथ पागलों की तरह हंसा। छोटा कमीना, तुम अभी भी बहुत हरामी हो। नित्यान को देखते हुए, जो अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी पृथ्वी की शक्ति का दर्दनाक तरीके से विरोध कर रहा था, जिया पेंग ने एक बार फिर बड़ी मुश्किल से दूर जाना शुरू कर दिया, उस खून की परवाह किए बिना जो अभी भी उसके चेहरे से टपक रहा था। वह अराजक चुंबकीय क्षेत्र से बच निकलने से केवल एक कदम दूर था। लगभग पहुंच ही गए। जिया पेंग ने मन ही मन खुशी मनाई। उसे यकीन था कि एक बार वह अजीब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से बच निकला, तो वह सुरक्षित दूरी से नित्यान को तुरंत मारने में सक्षम होगा। हालांकि जैसे ही वह सफल होने वाला था, मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के झेंग बिन ने अपनी तलवार लहराते हुए उसकी ओर वार किया। झनकार। तलवार की नोक सीधे जिया पेंग की पीठ के बीच में लगी, जिससे उसकी पीठ से राख पीले रंग के प्रकाश के बिंदु बाहर निकलने लगे। हालांकि तलवार जिया पेंग की पीठ में घुसने में विफल रही। इसके बजाय इसे एक मजबूत जवाबी बल द्वारा उड़ा दिया गया। जिया पेंग ने अपनी आंखों में जानलेवा आभा भरते हुए पलटकर कहा, बेटे, तुम मौत को दावत दे रहे हो। अब उसने चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले झेंग बिन को खत्म करने की योजना बनाई। दूसरी ओर, जब नित्यान को लगा कि कुछ ठीक नहीं है, तो उसने पहले ही अपने गुरु द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ताबीज को अपने कंगन से निकाल लिया था। वह अब किसी भी समय जिया पेंग से बदला लेने के लिए तैयार था। उस समय
नीतियान अचानक झेंग बिन को राख भूरे रंग की कंकाल जैसी पूंछ के साथ जियापेंग की ओर भागते हुए देखकर सन रह गया। जाहिर है, उसे उम्मीद थी कि पूंछ की तीक्ष्णता जियापेंग की सुरक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त होगी। पुह झेंग बिन, जिसने किसी तरह रहस्यमयी बाहरी प्राणी की पूंछ काट दी थी, ने अपनी पूरी ताकत से उसे जियापेंग की पीठ में घुसा दिया। राख भूरे रंग की हड्डी ने जियापेंग की पृथ्वी शक्ति द्वारा संघनित सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि यह पूरी तरह से जियापेंग के शरीर में प्रवेश कर गई। जियापेंग की क्रोधित आंखों की चमक तुरंत गायब हो गई। उसने झेंग बिन की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक खाली भाव था। फिर उसने अपना सिर पीछे घुमाया और अपनी छाती से बाहर निकली हड्डी को देखा, और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पृथ्वी छलनी के दायरे से मध्य महान स्वर्ग चरण जियापेंग पहले बर्फ विस्फोट मोती द्वारा घायल हो गया था, फिर अराजक चुंबकीय क्षेत्र से बंधा हुआ था, और अंत में बाहरी व्यक्ति की पूंछ से घुसने के बाद मारा गया था। झेंग बिन जमीन पर बैठ गया और सांस लेने के लिए हौंफने लगा। वह अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया था। एक तरफ नीतियान लगातार अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति को इकट्ठा कर रहा था ताकि जियापेंग द्वारा उसमें भेजी गई पृथ्वी शक्ति का विरोध कर सके। काफी समय के बाद अंततः उसने अपने अंदर की विनाशकारी पृथ्वी शक्ति को रोक दिया, और उसका अराजक चुंबकीय क्षेत्र भी हवा में विलीन हो गया। उसने अपना सिर उठाया और झेंग बिन को देखा, जो उसके पास ही खड़ा था और उसकी ओर देख रहा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक महान स्वर्ग मंच विशेषज्ञ के पास इतनी दुर्जय शक्ति है। नीतियान ने आह भरी। जियापेंग को मारने के लिए उसने आइस ब्लास्ट पल का इस्तेमाल किया था और अराजक चुंबकीय क्षेत्र को संघनित किया था। इसके बावजूद अगर झेंग बिन ने निर्णायक क्षण पर हमला नहीं किया होता तो उसके प्रयास लगभग बेकार हो जाते। इसके अलावा जियापेंग अन्य लोगों के विशेषज्ञों में सबसे मजबूत नहीं था। वह केवल मध्य महान स्वर्ग चरण में था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जियापेंग ने खुद को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नीतियान के पास आइस ब्लास्ट पर जैसे शक्तिशाली हथियार होंगे, और इस तरह वह बिना तैयारी के अराजक चुंबकीय क्षेत्र में गिर गया। अन्यथा अपनी ताकत को देखते हुए जियापेंग उन्हें उतनी ही आसानी से मार सकता था जैसे वह मवेशियों का वध कर रहा हो। बाहरी क्षेत्रों से आए स्वर्गीय ग्रेटर हेवन स्टेज विशेषज्ञ भी उनका इंतजार कर रहे थे। अगर वे जियापेंग से नहीं बल्कि किसी स्वर्गीय ग्रेटर हेवन स्टेज विशेषज्ञ से मिलते तो क्या वे फिर भी जीत जाते? नीतियान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। झेंग बिन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे साधना आधार में हीनता बहुत अधिक है। मुझे समझ में नहीं आता कि यह स्वर्ग द्वार छोटे स्वर्ग और बड़े स्वर्ग चरण के साधकों को एक साथ क्यों मिलाएगा। हमारे विरोधियों के रूप में केवल छोटे स्वर्ग चरण के साधक ही होने चाहिए। स्वर्ग और बड़े स्वर्ग चरण के साधकों के खिलाफ लड़ना हमारे लिए बहुत अनुचित है। नीतियान धीरे धीरे जियापेंग की लाश की ओर चला गया। हम भाग्यशाली हैं कि हम अभी भी सांस ले रहे हैं। उसने जियापेंग की कलाई से कंगन उतार लिया और उसके भीतर की वस्तुओं की खोज करने के लिए अपनी मानसिक चेतना की एक किरण छोड़ी। उसके चेहरे पर चमक थी जब उसने अंदर रखी वस्तुओं पर पहली नजर डाली और चिल्लाया, हमें सोना मिल गया है। क्या? झेंग बिन भी उत्सुक हो गया। बिना कुछ सोचे समझे वह उठ खड़ा हुआ और नीतियान की ओर चल पड़ा। इस समय जियापेंग के हाथ पर बने स्वर्ग द्वार के पैटर्न से प्रकाश के बिंदु निकलकर बाहर निकले। जुगनू की तरह वे चुपचाप झेंग बिन की ओर उड़ चले। एक चमक के भीतर प्रत्येक प्रकाश बिंदु झेंग बिन के हाथ पर स्वर्ग द्वार पैटर्न में गायब हो गया। उसी समय जियापेंग के हाथ पर बना स्वर्ग द्वार का पैटर्न धीरे धीरे काला और धुंधला हो गया, फिर पूरी तरह से गायब हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से नीतियान के चेहरे पर चमक आ गई। उसने उत्सुकता से झेंग बिन की ओर देखा। झेंग बिन ने अपने हाथ के पीछे हल्के बिंदुओं को देखा और चुपचाप उन्हें गिना। उसके बाद उसने कहा, उसकी आवाज थोड़ी उलझन भरी लग रही थी, 7 और हल्के बिंदु हैं। उसने अपना हाथ हिलाया और ध्यान से उसकी जांच की। उसने पाया कि ऐसा लग रहा था कि उन प्रकाश बिंदुओं के उसके स्वर्ग द्वार पैटर्न में प्रवेश करने के बाद कुछ भी नहीं बदला था। चेहरे पर उलझन के भाव लिए वह सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या था। ये प्रकाश बिंदु उन लोगों से आने चाहिए थे जो मर गए थे। नीतियान ने कहा। उसकी आंखें गहरी रोशनी से चमक रही थीं। उनमें से 6 बिंदु उन लोगों के थे जिन्हें जियापेंग ने मारा था, और दूसरा बिंदु खुद जियापेंग का था। जब उसने पहले जियापेंग से लड़ाई की थी तो उसने देखा कि जियापेंग के हाथ पर स्वर्ग द्वार के पैटर्न में प्रकाश के 6 छोटे बिंदु थे। हालांकि उस समय उनके पास इसे पढ़ने का समय नहीं था। झेंग बिन ने जियापेंग के शरीर में बाहरी व्यक्ति की पूंछ की हड्डी से छेद करके उसे मार डाला।
इससे जियापेंग द्वारा एकत्र किए गए सभी प्रकाश बिंदु और जियापेंग का एक बिंदु झेंग बिन के हाथ में उड़कर आ गया होगा। किसी दूसरे ट्रायल लेने वाले को मारकर कोई अपने शिकार की स्वर्ग द्वार की चाबी प्राप्त कर सकता है। इसका क्या मतलब है? झेंग बिन बहुत हैरान था। नित्यान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी पूरा यकीन नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह कोई बुरी बात है। अपने चेहरे पर गहरी नजर के साथ उसने आगे कहा, ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया से आए उन कमीनों को स्वर्ग द्वार परीक्षण के रहस्यों के बारे में पहले ही पता चल गया होगा। उनके आने के कुछ समय बाद ही उन्होंने पहले से ही अन्य परीक्षणकर्ताओं का शिकार करना शुरू कर दिया था। हो सकता है कि वे अपने विरोधियों के खजाने की तलाश में न हों। ये प्रकाश बिंदु वह हो सकते हैं जो वे वास्तव में चाहते हैं। स्पष्ट रूप से हेवन गेट परीक्षण की प्रणाली परीक्षण में भाग लेने वालों को एक दूसरे को मारने के लिए प्रोत्साहित करती है। नित्यान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। झेंग बिन का दिल कांप उठा। अगर ऐसा है तो भविष्य में हम जिससे भी मिलेंगे वह हम पर हमला करेगा, है न? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारी एक दूसरे से दुश्मनी है या हम एक दूसरे को जानते हैं, है न? मुझे ऐसा लगता है। नित्यान ने आह भरी। झेंग बिन ने कुछ देर हिचकिचाते हुए कहा, जियापेंग की हत्या में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। इन 7 प्रकाश बिंदुओं में से कम 4 तुम्हारे होने चाहिए। बस मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें तुम्हें कैसे दूं। नित्यान की व्याख्या सुनने के बाद झेंग बिन को यह महसूस हुआ कि जिन लोगों को अधिक प्रकाश बिंदु प्राप्त हुए हैं उन्हें भविष्य में अधिक लाभ मिलेगा। जियापेंग को मारने के लिए नित्यान ने आइस ब्लास्ट पल का इस्तेमाल किया था और अजीब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया था। लड़ाई के दौरान उसे चोटें भी आईं। उसने आखिरी बार तब किया था जब जियापेंग अपनी ताकत खत्म करने वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उन सभी लाभों को ले लेगा जो उन दोनों को मिलना चाहिए था। उसने महसूस किया कि यह नित्यान के लिए कुछ हद तक अनुचित था। नित्यान मुस्कुराया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उनके लायक हो। तुम्हारे अंतिम प्रहार के बिना न केवल मैं उन प्रकाश बिंदुओं को प्राप्त करने में असमर्थ होता, बल्कि मैं जियापेंग द्वारा मारा भी जा सकता था। तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए खुद को दोष मत दो। फिर वह हंसा और बोला, चलो मैं तुम्हें जियापेंग की संपत्ति दिखाता हूँ। नित्यान के बोलना समाप्त करने के बाद जियापेंग के कंगन से एक के बाद एक वस्तुएं बाहर निकल आईं। लगभग 10 सेकंड बाद उसके और झेंग बिन के बीच की बर्फीली जमीन सभी प्रकार के खजाने से भर गई। खजाने के ढेर में आध्यात्मिक सामग्रियां, आध्यात्मिक पत्थर, औषधीय गोलियां, साथ ही उच्च श्रेणी के 6 आध्यात्मिक उपकरण भी थे। झेंग बिन के चेहरे पर चमक थी जब उसने उदास स्वर में कहा, यहाँ बहुत सारा सामान है। ये शुद्ध सोने का ब्लेड मेरे एक बड़े मार्शल भाई का था। इनमें से कुछ आध्यात्मिक सामग्री मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय से भी आई थी। स्पष्टतः जियापेंग के हाथ में जो कंगन था उसमें रखी कई वस्तुएं उसकी नहीं थी। उसने अपने पीड़ितों के पास मौजूद सभी खजाने और आध्यात्मिक उपकरण लूट लिए थे। नित्यान ने खजानों के ढेर को वर्गीकृत करने के बाद वह झेंग बिन की ओर मुड़ा और कहा, मैंने सब कुछ जोड़ दिया है। इसमें विभिन्न ग्रेड की 32 आध्यात्मिक सामग्रियां, 8000 आध्यात्मिक पत्थर, औषधीय गोलियों की 5 बोतलें और 6 आध्यात्मिक उपकरण हैं। क्या हम सभी आधा आधा ले सकते हैं? क्या ये तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा? झेंग बिन इस अप्रत्याशित उपकार से अभिभूत लग रहा था। उसने अपना हाथ हिलाया और आगे कहा, तुमने जियापेंग को मारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और साथ ही मुझे पहले से ही 7 प्रकाश बिंदु मिल चुके हैं। अगर हम जियापेंग की संपत्ति को बांटते हैं तो मुझे शर्म आएगी। जल्दी करो। नित्यान कुछ नाखुश दिखे। झेंग बिन एक पल के लिए झिझका, क्योंकि वह मन ही मन उन खजानों को चाहता था। फिर उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय की चीजें ले लूंगा, साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी जो मुझे सूट करती हैं। ये कैसा लग रहा है? वह जानता था कि वह खुद की तुलना नित्यान से नहीं कर सकता। नित्यान के पास क्लाउड सोआरिंग संप्रदाय से वूजी था, जिसने नित्यान को अपने पास काफी मात्रा में आध्यात्मिक सामग्री और औषधीय गोलियों के साथ स्वर्ग द्वार परीक्षण में प्रवेश करने की अनुमति दी। यद्यपि वह मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के प्रमुख शिष्यों में से एक था, लेकिन मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के लगभग सभी परीक्षणकर्ताओं का साधना आधार उससे अधिक था, और उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं थी जिसकी वह बराबरी कर सके। इस वजह से उसके पास नित्यान की तुलना में बहुत कम आध्यात्मिक सामग्री थी। ये पता चलने के बाद कि सितारों की बर्फीली नदी के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की कोई उपयोगी आध्यात्मिक क्यूई नहीं थी, जहां उसे लंबे समय तक रहना था, अधिक संसाधनों को कैसे प्राप्त किया जाए, ये समस्या पहले से ही उसके लिए सिरदर्द बन गई थी।
जब जियापेन की अपार संपत्ति अचानक उसके सामने रख दी गई, तो उसके लिए प्रभावित हुए बिना रहना असंभव होगा। नित्यान ने उदारतापूर्वक एक कदम पीछे हटते हुए कहा, कोई बात नहीं, पहले आप ही चुनिए। धन्यवाद। वास्तव में मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता है। झेंग बिन के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने आखिरकार शिष्टाचार का दिखावा छोड़ दिया। वह आगे बढ़ा और कुछ खजाने ले गया जो मूल रूप से मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय के थे, और कुछ आध्यात्मिक सामग्री जो उसकी साधना के लिए उपयुक्त थी। उसके बाद उसने रुकने से पहले कुछ आध्यात्मिक पत्थर और औषधीय गोलियां ली। जो वस्तुएं उसने लूटी थी, वे कुल खजाने का लगभग 5वां हिस्सा थी। वह बिल्कुल भी लालची नहीं था। नित्यान ने मन ही मन सिर हिलाया। झेंग बिन द्वारा वस्तुओं का चयन समाप्त करने के बाद नित्यान ने जल्दी से शेष खजाने को अपने कंगन में संग्रहित कर लिया। जियापेन को एक साथ मारने के बाद उन दोनों के बीच तनाव काफी हद तक कम हो गया, खास तौर पर झेंग बिन के लिए। इस बार नित्यान के साथ लड़ने के बाद उसे पता चला कि जब वे ग्रीन इल्यूजन आयाम में थे, तब वह वास्तव में नित्यान को बिल्कुल नहीं जानता था। इस समय वह ग्रीन इल्यूजन आयाम में उनके रोमांच के विभिन्न विवरणों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर अचानक एक विचार कौंधा। क्या ये तुम ही थे जिन्होंने यूटोन के अर्थ वेब की खोज सबसे पहले की थी जब हम ग्रीन इल्यूजन आयाम में थे? साथ ही क्या ये तुम्हारी वजह से था कि यूटोन अचानक बेहोश हो गई और उसे पीछे हटना पड़ा? हालांकि वह उस समय नित्यान को नहीं जानता था, लेकिन वह पांताओ से काफी परिचित था। इसलिए जब पांताओ ने कहा कि उसने भूमिगत से असामान्यताएं महसूस की हैं, तो झेंग बिन को यह अजीब लगा। जैसा कि उसे अब याद है, उस समय पांताओ नित्यान के साथ वहां से चला गया था। हा, जो बीत गया सो बीत गया। चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नित्यान हंसा और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। हालांकि झेंग बिन को उसकी बातें समझ में आ गईं। झेंग बिन ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अभी अभी जान पाया हूँ। अगर मुझे पता होता कि जब हम ग्रीन इल्यूजन आयाम में थे, तो तुम्हारे पास किस तरह की शक्ति थी और तुम क्या करने में सक्षम थे, तो मैं तुम्हारी मदद करने और तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता। नित्यान ने बिना कुछ कहे एक बड़ी मुस्कान दी। फिर वह जमीन पर बैठ गया, अपने कंगन से कुछ आध्यात्मिक जानवर का मांस निकाला और अपने मेरिडियन और आंतरिक अंगों की चोटों को ठीक करने के लिए खाना शुरू कर दिया। सब कुछ के लिए धन्यवाद। इन शब्दों के साथ झेंग बिन जियापेन की लाश की ओर चला गया और अंदर फंसी पूंछ की हड्डी को बाहर निकाला। वूश! नित्यान के पैरों के पास चमकदार और पारदर्शी ज्वाला क्रिस्टलों का ढेर लगा हुआ था, जिसमें समृद्ध ज्वाला शक्ति समाहित थी। उनमें से लगभग कई दर्जन थे, जिनमें से अधिकांश जियापेन से आए थे। उसका मानना था कि जियापेन के पीड़ितों में भूत संप्रदाय और रक्त संप्रदाय के अनुयायी थे, जिन्होंने स्कारलेट फ्लेम पर्वत श्रृंखला में रहते हुए कुछ ज्वाला क्रिस्टल भी प्राप्त किए थे। अब नित्यान ज्वाला आत्मा मंत्र की साधना जारी रखने के लिए इन सभी ज्वाला क्रिस्टलों का पूर्ण उपयोग कर सकता था। ऐसा लगता है कि मैंने एक महान स्वर चरण के साधक को मारकर जो आध्यात्मिक सामग्रियां और आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त किए हैं, वे मुझे काफी समय तक जीवित रख सकते हैं। इस बार मुझे सोना मिल गया है। खुद से बुदबुदाते हुए नित्यान ने अपने हाथ में एक ज्वाला क्रिस्टल पकड़ लिया और ध्यानपूर्वक साधना करने लगा। एक अज्ञात समय बीतने के बाद नित्यान अपनी साधना से जागा। उसके सामने ज्वाला क्रिस्टल के ढेर में से 7 की ज्वाला शक्ति समाप्त हो गई थी और वे साधारण चट्टान के टुकड़ों में बिखर गए थे। साधना के इस दौर के बाद उसके आध्यात्मिक समुद्र के भीतर ज्वाला शक्ति का भावर स्पष्ट रूप से आकार में काफी बढ़ गया। इसमें निहित ज्वाला शक्ति जियापेन के साथ लड़ाई से पहले की तुलना में बहुत अधिक मोटी और शुद्ध थी। इससे पहले जियापेन के हमले में निहित पृथ्वी की शक्ति के परिणामस्वरूप उसकी मेरिडियन और मांसपेशियों को एक निश्चित सीमा तक क्षति पहुंची थी। नित्यान ने साधना से पहले जानबूझकर बहुत ज्यादा मात्रा में आध्यात्मिक पशु का मांस खाया था। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ आई शुद्ध मांस शक्ति चुपचाप उसके पूरे शरीर में फैल गई थी और उसके अंदरूनी घावों को ठीक कर रही थी, और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। लगभग 10 मीटर दूर खड़े झेंग बिन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आप आखिरकार जाग गए हैं। सफेद वस्त्र पहने हुए वह काफी सुंदर लग रहा था। नित्यान उठा, सिर हिलाया और कहा, मैं कितनी देर के लिए बाहर था? उसके पास ऐसा कोई उपकरण नहीं था जो समय बता सके। हालांकि ग्रीन इल्यूजन आयाम में अपने अनुभव से वह जानता था कि झेंग बिन के पास एक ऐसा उपकरण है जो रहस्यमय क्षेत्रों में समय बता सकता है। 2 दिन, झेंग बिन ने जवाब दिया। नित्यान ने अपनी नाक रगड़ी और वह हंसते हुए बोला,
ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। ये कल्पना करना कठिन है कि इन पिछले 2 दिनों में किसी ने हमें खोजा ही नहीं। हा हा हा। झेंग बिन भी हंसा। तुम्हें पता है क्या? मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब से हमने मिलकर जियापेंग को मारा है, मुझे अब अचानक से उतना डर नहीं लगता। बेशक, यह मुख्य रूप से तुम्हारा ही शुक्रिया है। जियापेंग का सामना करते समय तुम्हारी निडरता ने मुझे प्रेरित किया है। मुझे यकीन है कि मैं यहाँ के अपने अनुभव से आजीवन लाभ प्राप्त कर सकूंगा, बशर्ते कि मैं हेवन गेट परीक्षण से बच सकूं। ओह, सचमुच। नितियान आश्चर्यचकित और खुश था। झेंग बिन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हाँ, मुझे लगता है कि आपके शब्दकोश में डर शब्द नहीं है। बेशक, यह आपकी आस्तीन में छिपे सभी तुरुप के पत्ते हो सकते हैं जो आपको इतना अटूट आत्मविश्वास रखने की अनुमति देते हैं। उसने दूर स्थित तारों भरे आकाश में तैर रहे एक उल्कापिंड की ओर देखते हुए कहा, शायद अब समय आ गया है कि हम अन्य स्थानों पर भी देखें। यह उनका प्रस्ताव था कि वे वहां से चले जाएं और अन्वेषण करें। यदि वह अकेले कहीं चला जाए तो उसमें इस सुरक्षित स्थान को छोड़ने का आत्मविश्वास और साहस नहीं होगा। जियापेंग से लड़ने के लिए नितियान ने जिन विभिन्न चमत्कारी तरीकों का इस्तेमाल किया था, उससे झेंग बिन को लगा कि अगर वह नितियान के साथ यात्रा करेगा तो वह ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह स्वर्गीय द्वार परीक्षण के दौरान नितियान के साथ तब तक रहेगा जब तक वह रह सकेगा। जरूर। नितियान भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पिछले 2 दिनों की साधना के बाद उसे ज्वाला आत्मा मंत्र की प्राथमिक समझ प्राप्त हो चुकी थी। उसकी चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं। इस समय वह अपनी चरम अवस्था में था और उसने अराजक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर भी पूरा विश्वास विकसित कर लिया था। इसलिए उसका ये भी मानना था कि अब अन्य स्थानों की खोज करने का समय आ गया है। जब उन दोनों में समझौता हो गया, तो उसने उस उल्कापिंड को छोड़ दिया, जिसे छोड़ने का उसने पहले कभी साहस नहीं किया था, और वे पास के उल्कापिंडों की ओर बढ़ गए। तारों की बर्फीली नदी में वे उल्कापिंडों की खोज करते रहे। वे जीवन की खोज के लिए पास के उल्कापिंड के पास जाते। जीवन का कोई संकेत न मिलने पर वे दूसरे उल्कापिंड की ओर बढ़ जाते। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही 3 दिन और बीत गए। वे पहले ही उस उल्कापिंड से बहुत दूर चले गए थे जिस पर वे छिपे थे। हालांकि उन्हें अभी भी जीवन के कोई संकेत नहीं मिले थे। उन्हें बस कुछ जमी हुई लाशें मिली। वे मिस्टिक मिस्ट संप्रदाय, गोस्ट संप्रदाय और ब्लड संप्रदाय के लोगों की लाशें थीं, जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। स्वर्ग द्वार परीक्षण की क्रूरता और उग्रता के लिए मानसिक रूप से तैयार, नित्यान ने लाशों की ओर से आंखें मूंद ली और पूरी तरह से अप्रभावित लग रहा था। झेंग बिन को पहले से ही पता था कि जियापेंग ने उसके कुछ वरिष्ठ योद्धा भाइयों को मार दिया है, इसलिए लाशों को देखकर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा। उन दोनों ने साधना में समय लगाया और बिना किसी लक्ष्य को ध्यान में रखे एक उल्कापिंड से दूसरे उल्कापिंड तक सावधानीपूर्वक यात्रा की। एक दिन, जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, नित्यान ने अपने मानसिक जागरूकता को हर बार अपने आसपास की किसी भी असामान्यता को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने अचानक उनके सामने एक तीव्र रक्तम आभा का पता लगाया। जैसे ही उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसकी मानसिक जागरूकता अदृश्य जाल बन गई, जो उसकी आत्मा से बाहर निकलकर सावधानीपूर्वक आगे की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी के नीचे स्थित एक पृथ्वी जाल से रक्त के तारों के निशान खोज निकाले। नित्यान ने अपने कदम रोक लिए। यह अर्थ वेब है। भौहें सिकुड़ते हुए उसने अपने सामने बर्फीली जमीन को देखा, जो बिखरे हुए पत्थरों से भरी थी, और झेंग बिन को रुकने का इशारा किया। झेंग बिन के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। रक्त संप्रदाय के लोग। नित्यान ने सिर हिलाया। अपने सामने बिखरे पत्थरों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, जमीन के नीचे खून के धागे हैं। हालांकि वे दोनों ही प्रारंभिक लघु स्वर्ग अवस्था में थे, झेंग बिन की मानसिक शक्ति नित्यान जितनी मजबूत नहीं थी। इसलिए वह उन असामान्यताओं को महसूस नहीं कर सका जो उनके सामने जमीन के नीचे थी। हालांकि इस बिंदु तक वह बहुत निश्चित था कि यह नित्यान था जिसने ग्रीन इल्यूजन आयाम में रहते हुए भूमिगत गतिविधियों की खोज की थी, और यह नित्यान ही था जिसने यूटोन को गुप्त रूप से अपनी तकनीक को सक्रिय करते हुए पाया था। नित्यान के प्रति सम्मान का एक नया स्तर महसूस करते हुए झेंग बिन ने एक पल के लिए सोचा और फिर पूछा, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वापस जाना चाहिए? आसपास बहुत बड़ी संख्या में विशाल उल्काएं थीं। अगर वे चाहते तो रक्त संप्रदाय के परीक्षणकर्ताओं से दूर रह सकते थे और अन्य उल्काओं की खोज जारी रख सकते थे। रक्त संप्रदाय, नित्यान ने कुछ हिचकिचाते हुए मन ही मन सोचा। हालांकि
उस समय उसने जो मानसिक जागरूकता फैलाई थी, उससे उसे पता चला कि कोई तेजी से उसके करीब आ रहा है। इसके अलावा वो उस व्यक्ति के आभामंडल से भी अतुलनीय रूप से परिचित था। उसके मुंह के कोने पर एक कड़वाहट भरी नजर उभरी। यूटोंग। वह अच्छी तरह जानता था कि यूटोंग उससे कितनी नफरत करती है, और उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही वह उसे देखेगी, वह बिना कुछ कहे ही उस पर हमला कर देगी। चलो चलें। एक पल बर्बाद किए बिना नीतियान ने मुड़कर देखा और जल्द से जल्द वहां से निकल जाने की इच्छा जताई। यूटोन का नाम सुनकर झेंग बिन को भी सिरदर्द हो गया, क्योंकि वह भी जानता था कि वह महिला काफी चरित्रवान है। झेंग बिन तेजी से नीतियान के पीछे भाग गया। दिखाओ। एक लाल खूनी आकृति अचानक इतनी तेज गति से आई कि ऐसा लगा जैसे वह प्रकाश की धारा में बदल गई हो। यह अर्थ व्याप की सीमा तक पहुंचने के बाद रुक गई। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल यूटोन थी। सिर से पैर तक लाल वस्त्र पहने हुए वह अर्थवेब की पहुंच के किनारे पर खड़ी थी और अपनी अगली गतिविधि के प्रति सतर्क दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस क्षेत्र को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी जिसे अर्थवेब ने कवर किया था। नीतियान। ये पता चलने पर कि भागने की कोशिश करने वाला व्यक्ति नीतियान था, वह तुरंत उत्तेजित हो गई। एक क्षण में उसकी पुतलियां रक्तवर्ण हो गईं, जो राक्षसी होते हुए भी भव्य दिखाई देने लगी। इस समय रक्त संप्रदाय से फैंग लुओ भी बिजली की चमक की तरह आ गया। नीतियान। यूटोन को ये पता चलने पर कि यह नीतियान है, गुस्से से आग बबूला होते देखकर फैंग लुओ ने जल्दी से कहा, छोटे टोंग, आवेगी मत बनो। समय बदल गया है। ये ज्वाला स्वर्ग का क्षेत्र नहीं है, और हमारा क्षेत्र बहुत बड़ी आपदा का सामना करने वाला है। अब से ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र के 7 संप्रदाय एक ही नाव में हैं। आपको अस्थायी रूप से नीतियान के खिलाफ अपनी शिकायतों को दूर करना होगा। जैसे ही उसने बात की, नीतियान ने देखा कि प्रारंभिक महान स्वर्ग अवस्था में फैंग लुओ कुछ पीला लग रहा था, जैसे कि उसने अपनी बहुत सारी ताकत समाप्त कर ली हो। अंकल फैंग, मैं नहीं कर सकती। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद नहीं। यूटोंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं समझता हूँ, फैंग लुओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने नीतियान की ओर एक भयंकर नजर डाली, क्योंकि उसे यूटोन के साथ किए गए घृणित काम याद आ गए थे जब वे स्कारलेट फ्लेम माउंटेन रेंज में थे। यह शापित बदमाश वास्तव में मारे जाने का हकदार है। अगर हम उस आपदा से बच सकते हैं जो फ्लेम हेवन के दायरे में आएगी, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए उसके साथ एक निष्पक्ष लड़ाई की व्यवस्था करूंगा। हालांकि ये देखते हुए कि हम अभी कहाँ हैं, हम उस पर कोई भी ताकत बर्बाद नहीं कर सकते। यूटोन की राक्षसी आंखें अभी भी नीतियान पर टिकी हुई थी। फैंग लुओ के उपदेश सुनने के बाद उसने धीरे धीरे नीतियान के प्रति अपनी नफरत को कम कर दिया। दूसरी ओर फैंग लुओ की बातें सुनकर नीतियान ने भी भागना बंद कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? झेंग बिन ने चेहरे पर चिंता भरी नजर के साथ कहा। यूटोन की उपस्थिति ने ही उसे सिरदर्द दे दिया था। शुरुआती महान स्वर्ग चरण फैंग लुओ को जोड़ते हुए अब उसका एकमात्र विचार जितना हो सके उतना दूर भागना था। यदि यह कोई और समय होता, तो वह नीतियान के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर बहुत पहले ही उसे छोड़कर स्वयं भाग गया होता। हालांकि अब उसने नीतियान के साथ रहने का फैसला किया, हालांकि वह अंदर ही अंदर नीतियान के चुनाव पर सवाल उठा रहा था। नीतियान ने पलटकर फैंग लुओ और यूटोन से ऊंची आवाज में कहा, वरिष्ठ फैंग लुओ सही कह रहे हैं। अतीत में 7 संप्रदाय आग और पानी की तरह असंगत थे। ये स्वाभाविक था कि जब भी हम मिलते थे तो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते थे। हालांकि अब समय अलग है। ज्वाला स्वर्ग के दायरे पर जल्द ही राक्षसों द्वारा आक्रमण किया जाएगा। जब तक हम वापस लौटेंगे, तब तक ये संभव है कि ज्वाला स्वर्ग के दायरे पर पहले ही कब्जा कर लिया गया होगा। भले ही 7 संप्रदायों ने सेना में शामिल होकर आक्रमणकारी राक्षसों से लड़ाई की हो, मुझे डर है कि उनकी ताकत निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो जाएगी। फिर दूसरे लोगों से महत्वाकांक्षी लोग बहुत संभावना से झपट्टा मारेंगे और ज्वाला स्वर्ग के लोग को अपने लिए जब्त करने का अवसर लेंगे। ये वही है जो संभवतः ज्वाला स्वर्ग के क्षेत्र में घटित होगा। हेवन गेट मुकाबले में जियापेंग जैसे अन्य क्षेत्रों के कई लोग अभी भी हमारे लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए भी अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, तो क्या हम अपनी कब्र खुद नहीं खोद रहे होंगे? इन शब्दों के साथ नीतियान धीरे धीरे फैंग लुओ और यूटोन की ओर चला गया। झेंग बिन उलझन में था कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद वह भी फैंग लुओ के पास गया। फैंग लुओ ने नीतियान को घूरते हुए ठंडी सांस ली। जितना मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तर्क तो है। हालांकि
तुम दोनों बहुत कमजोर हो। अगर हम तुम्हें साथ चलने दे तो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। चूंकि हम सभी ज्वाला स्वर्ग के दायरे से आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम अपना बचाव खुद कर सकते हो। उसने अपने हाथ हिलाकर नीतियान और झेंग बिन को चले जाने का संकेत दिया। लेकिन सीनियर फेंग लुओ, हमने पृथ्वी छलनी के दायरे से जियापेंग को मार दिया है। झेंग बिन जोर से चिल्लाया, क्या अब हम आपके साथ यात्रा करने के योग्य हैं? तुमने जियापेंग को मार दिया है। फेंग लुओ ने व्यंग्य किया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? झेंग बिन ने अपना हाथ हवा में ऊंचा उठाया और अपने हाथ के पीछे के 7 प्रकाश बिंदु फेंग लुओ को दिखाए। खुद देखो। आंखें सिकुड़ते हुए फेंग लुओ ने झेंग बिन के हाथ को ध्यान से देखा। अंत में उत्सुकता से उसने पूछा, क्या तुम दोनों ने वाकई जियापेंग को मार दिया? बिल्कुल निश्चित, झेंग बिन ने उत्तर दिया। फेंग लुओ ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाए और फिर धीमी आवाज में यूटोन को समझाया। फिर उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, आओ, मुझे तुमसे एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण चाहिए कि तुम दोनों ने अपनी तुच्छ ताकत से मध्य महान स्वर्ग की साधना के आधार वाले एक शक्तिशाली विशेषज्ञ जियापेंग को कैसे मार डाला? ठीक है, झेंग बिन ने फेंग लुओ की ओर कदम बढ़ाते हुए जवाब दिया। नीतियान भी वहां आ गया।